एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है। निश्चित रूप से इसकी तटरेखा भी बहुत ज़्यादा बड़ी होगी। तटरेखा बड़ी है और साथ में आपको देख रहा है कि बहुत ज़्यादा कटी फटी तटरेखा है एशिया की। तो स्वाभाविक रूप से एशिया में बहुत सारे छिछले सागरों, बंद सागरों, खाड़ियों और जलसंधियों का विकास हो गया है। तटीय क्षेत्रों के सहारे सवाल अधिक पूछे जा रहे हैं। मैप से हमेशा तटीय क्षेत्रों से सवाल पूछे जाते हैं। आप अंदर अंदर पढ़ते रह जाएंगे और सवाल हमेशा किनारे से पूछकर धीरे से निकल जाता है। ऐसा आपने महसूस किया होगा। तो आज हम इसी बात का अध्ययन करेंगे कि सकरी खाड़ियाँ, चैनल्स, स्ट्रेट वगैरह से कहाँ से सवाल पूछे जा सकते हैं। साथ में एशिया में 2 बंद सागर भी हैं जिनका नाम है कैस्पियन सागर और अरल सागर। तो हम आज के अध्याय की शुरुआत कैस्पियन सागर और अरल सागर से करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम आइए अरल सागर को लेते हैं। एशिया के मैप में आप साफ देख पा रहे हैं कि अरल सागर की स्थिति कहाँ है। अरल सागर की स्थिति मध्य एशिया में पड़ती है। अरल सागर और कैस्पियन सागर दोनों की स्थिति मध्य एशिया में पड़ती है। आपने अवस्थिति इसकी देख ली। अब आइए इसको थोड़ा बड़े रूप में देखते हैं। काला सागर यूरोप का भाग है, जबकि कैस्पियन सागर और अरल सागर मध्य एशिया की 2 नमकीन पानी की झीलें हैं। इनका नाम सागर जरूर है। कैस्पियन सागर और अरल सागर का नाम सागर जरूर है, लेकिन ये चारों तरफ से बंद दिखाई दे रहे हैं। ये खुले हुए नहीं, यानी कहीं से भी इनका पानी समुद्र से नहीं मिलता है। हम समुद्र की संज्ञा या सागर की संज्ञा उसी जल को दे सकते हैं जो कहीं न कहीं से महासागरों से मिलता हो। कैस्पियन सागर दुनिया का सबसे बड़ा भूमिबद्ध अर्थात बंद सागर है। ये दुनिया का सबसे बड़ा भूमिबद्ध और बंद सागर है, यानी इससे बड़ी झील दुनिया में नहीं है और ये खारे पानी की झील है। कैस्पियन सागर ये 5 देशों से घिरा हुआ है। हमने कहा कि ये भूमिबद्ध है यानी लैंड लॉक्ड है, तो कैस्पियन सागर 5 देशों से घिरा हुआ है। आप मैप में साफ देख सकते हैं कि कौन कौन से 5 देश हैं। पहला देश हम अगर रूस से शुरू करें, हरे कलर का ये रूस है, ब्लू कलर का रूस है, तो यहाँ से यहाँ तक का हिस्सा रूस है। रूस के बाद अजरबैजान, उसके बाद ईरान, ईरान के बाद तुर्कमेनिस्तान और उसके बाद कजाकिस्तान। ये 5 देश मिलकर सीमा बनाते हैं। रूस, आप लिखते जाइए क्योंकि नोट नहीं बनाएंगे तो पढ़ने का मजा नहीं आएगा। ईरान, तुर्कमेनिस्तान, 5वां है कजाकिस्तान। कैस्पियन सागर का जल खारा क्यों है? क्योंकि समुद्र तो है नहीं। जैसे काला सागर में भूमध्य सागर का पानी आता है इसलिए खारा है। कैस्पियन सागर का जल खारा क्यों है? क्योंकि समुद्र तो वर्तमान में है नहीं। वास्तव में कैस्पियन सागर पहले काला सागर से मिला हुआ था, यानी आप कैस्पियन सागर के पश्चिम में आप देखिए तो अजरबैजान देश है और अजरबैजान के पश्चिम में जॉर्जिया देश है। जॉर्जिया के पश्चिम में काला सागर है। तो ये जो जॉर्जिया और अजरबैजान है, इन जगहों से प्राचीन काल में, बहुत पुराने समय में कैस्पियन सागर का पानी यहाँ पे ब्लैक सी से मिला हुआ था, इसलिए यहाँ पे खारा पानी आता था। लेकिन बाद में चूंकि महाद्वीपीय प्रवाह हुआ, महाद्वीप स्थिर तो है नहीं, प्रवाहित होते रहते हैं, प्लेटों के ऊपर हैं और प्रवाहित होते रहते हैं, इसलिए बाद में हिस्सा लॉक हो गया, इसलिए कैस्पियन सागर बंद हो गया। और यही कारण है कि कैस्पियन सागर का पानी खारा है। अगर हम इसके पश्चिम में ब्लैक सी को देखें और एजियो सी को देखें, काला सागर और अजो सी, तो अजो सी काला सागर से जुड़ा हुआ है और काला सागर भूमध्य सागर से जुड़ा हुआ है। काला सागर किस जल संधि के माध्यम से भूमध्य सागर से जुड़ा हुआ है? कौन सी जल संधि काला सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है? मैं बता सकता हूं लेकिन नहीं बताऊंगा। मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा दिलचस्पी अपने आप में पैदा करें। जल संधि क्या होता है? जल संधि 2 भूमि खंडों के बीच में एक सकरा समुद्री क्षेत्र होता है। मान लेते हैं जल संधि क्या होता है। जैसे जल संधि ये होता है, मान लेते हैं ये एक भूमिखंड है ना, और दूसरा भूमिखंड ये है, ठीक है। ये दोनों क्या है? भूमि है, और ये भी भूमि है। ये क्या है? मान लेते हैं ये काला सागर है, और नीचे क्या है? हम मान लेते हैं भूमध्य सागर है। यानी ये पूरा क्या है? सागर है। ये पूरा इधर और इधर सागर है, और बीच में भी जल फैला हुआ है। तो 2 भूमिखंडों के बीच जो सकरा जलीय क्षेत्र होता है, और वो सकरा जलीय क्षेत्र जो 2 बड़े जल क्षेत्रों को जोड़ता है,
है ना। समुद्रों में जो सकरा जली क्षेत्र, वह सकरा जली क्षेत्र जो दो बड़े समुद्रों को जोड़ता है, उसे हम क्या कहते हैं, जल संधि कहते हैं। तो एक तरह के डमरू के कलर की आकृति बनाता है, तो इसे हम जल डमरू मध्य भी कहते हैं। क्या कहते हैं, जैसे आप इसमें जल डमरू, आप इसको डमरू की तरह की आकृति देख सकते हैं, है ना, ये डमरू की तरह दिखाई दे रहा है, तो इसे हम जल डमरू मध्य कहते हैं। ये डमरू की तरह, ये मध्य का जो एरिया है जल डमरू मध्य होता है। क्लियर, इसलिए इसे हम जल डमरू मध्य या जल संधि और इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्ट्रेट, और कभी कभी चैनल भी कहते हैं, है ना। जैसे पाक चैनल, इंग्लिश चैनल। तो चैनल और इंग्लिश चैनल कहाँ कहाँ पे हैं, जल संधियाँ कहाँ कहाँ पे हैं, एशिया के चारों तरफ, इस पर भी बात हम करेंगे। तो मैं आपसे बता रहा था कि एक तरफ तो हम देखते हैं कि अजोर सागर और काला सागर का जल भूमध्य सागर से जुड़ा हुआ है। वो कौन सी जल संधि है जिसके माध्यम से काला सागर भूमध्य सागर से जुड़ा हुआ है, आप बताएंगे इसका उत्तर, ठीक है। लेकिन इसलिए काला सागर के, इस चूंकि भूमध्य सागर से जुड़ा हुआ है, इसलिए काला सागर के पानी का मिलन होता रहता है, किससे, भूमध्य सागर से। स्वाभाविक सी बात है कि इसी तरीके से एजोसी और काला सागर के पानी का बहिर्गमन हो जाता है, यानी भूमध्य सागर से कुछ पानी अंदर आ जाता है और कुछ पानी काला सागर से भूमध्य सागर की तरफ चला जाता है, यानी पानी का प्रवाह बना रहता है। लेकिन कैस्पियन सागर में पानी का बहिर्गमन नहीं हो पाता है। कैस्पियन सागर चूंकि लैंड लॉक्ड है, इसलिए इसमें पानी के या जल के बहिर्गमन का एकमात्र स्रोत वाष्पीकरण है। काला सागर में जल के बहिर्गमन का एकमात्र स्रोत क्या है, वाष्पीकरण है। काला सागर का जो तल है वो समुद्र तल से 8 मीटर नीचे है। काला सागर का जो तल है, यानी काला सागर का जो जल का सतह है, वो समुद्र के सतह से 8 मीटर नीचे है, यानी समुद्र की सतह जितना ऊंचा नहीं है। अगर समुद्र का सतह यहाँ है तो काला सागर का सतह, सॉरी, कैस्पियन सागर का सतह समुद्र की सतह से 8 मीटर नीचे है। क्लियर। कैस्पियन सागर उत्तरी भाग बहुत छिछला है, यहाँ पे कैस्पियन सागर का जो उत्तरी भाग है वो छिछला है और दक्षिणी भाग गहरा है। कैस्पियन सागर का जो उत्तरी भाग है वो केवल 8 से 9 मीटर गहरा है, और कैस्पियन सागर का जो दक्षिणी भाग है वो बहुत ज़्यादा गहरा है। आप तुलना कर लीजिए, 1000 मीटर गहरा है। औसतन बता रहा हूँ, उत्तरी भाग केवल 8 से 9 मीटर गहरा है। अगर आप वो जो सैटेलाइट से लिए गए चित्र देखेंगे कैस्पियन सागर से, कैस्पियन सागर की, तो आपको साफ साफ दिखाई देगा कि जो सैटेलाइट से लिए गए चित्र होते हैं उसमें जो उत्तरी भाग है एकदम छिछला नजर आएगा और दक्षिणी भाग बिल्कुल ब्लैक कलर का नजर आएगा, मतलब काफी गहरा हो गया है ना। तो दक्षिणी भाग की गहराई लगभग 1000 मीटर हो जाती है, यानी दक्षिणी भाग में बहुत गहरा है। सुन के ही मन सिहर जाता है कि दक्षिणी भाग इसका 1000 मीटर मतलब कितना होता है, 1 किलोमीटर इसकी गहराई है ना। शायद हमने नहीं सोचा होगा कभी। कैस्पियन सागर के जल का स्रोत क्या है, तो अगर ये लैंड लॉक्ड है तो इसमें पानी का स्रोत कहाँ है, इसमें पानी आता कहाँ से है। कैस्पियन सागर के जल के 2 स्रोत हैं। पहला वोल्गा नदी और दूसरा यूराल नदी। ये दोनों नदियां यूरोप से निकल कर आती हैं। ये है यूराल नदी और ये है वोल्गा नदी। ये दोनों नदियां यूरोपीय क्षेत्रों से निकल कर आती हैं और कैस्पियन सागर के उत्तरी भाग में मिल जाती हैं। कैस्पियन सागर के 80% जल की आपूर्ति किससे होती है, वोल्गा नदी से होती है। यानी कैस्पियन सागर में 80% जो पानी की आपूर्ति है वो वोल्गा नदी से प्राप्त होती है। यूराल नदी से केवल 10 या 15% जल की आपूर्ति हो पाती है, बाकी आपूर्ति छोटी नदियों से होती होगी। क्लियर। तो चूंकि उत्तरी भाग में 2 बड़ी नदियां हैं, ये यूरोप की, ये दोनों यूरोप की 2 बड़ी नदियां हैं, सर्वाधिक बड़ी। तो चूंकि यूरोप की 2 बड़ी नदियां कैस्पियन सागर में जल गिराती हैं, इसलिए स्वाभाविक रूप से उत्तरी कैस्पियन सागर में लवणता कम है, खारापन कम पाया जाता है। कैस्पियन सागर के पूर्व में आप देखेंगे तो एक दूसरी भूमिबद्ध झील है जिसमें हम अरल सागर कहते हैं। अरल सागर का जल भी खारा है, क्योंकि ये भी पहले कैस्पियन सागर से, या ये पूरे क्षेत्र समुद्री क्षेत्र थे। बाद में महाद्वीपों के प्रवाह के चलते कैस्पियन सागर भी बंद हो गया और अरल सागर भी बंद हो गया। क्यों, महाद्वीपों के प्रवाह के चलते। अरल सागर भी पहले एक समुद्र हुआ करता था। अरल सागर की स्थिति मध्य एशिया में 2 देशों के बीच है।
कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान। साफ दिखाई दे रहा है, ऊपर कजाकिस्तान है और नीचे उज्बेकिस्तान है। इन दोनों देशों के बीच ये है आपका अरल सागर। अरल सागर में दो प्रमुख नदियां प्रवाहित होती हैं। पहला, कौन कौन सी दो नदियां प्रवाहित होती हैं? पहला, उज्बेकिस्तान से निकलने वाली आमू दरिया, और कजाकिस्तान से निकलने वाली सिर दरिया। यहां पे आमू दरिया नदी उज्बेकिस्तान से निकलती है इन क्षेत्रों से और ये प्रवाहित होते हुए अरल सागर में चली जाती है। इसी तरह से कजाकिस्तान की सिर दरिया नदी ये प्रवाहित होते हुए अरल सागर में मिल जाती है। क्लियर? अरल सागर एक छिछला सागर है। ये कोई बहुत कैस्पियन सागर की गहराई जैसे दक्षिणी भाग में आपने देखा 1000 मीटर तक है, लेकिन अरल सागर की गहराई ज़्यादा नहीं है। वास्तव में एक उथला या छिछला झील क्षेत्र है। इस छिछले झील क्षेत्र की गहराई ज़्यादा नहीं, औसतन 8 मीटर है। अरल सागर की औसत गहराई लगभग 8 या 9 मीटर है, यानी काफ़ी बहुत ज़्यादा गहरा नहीं है। एक तो ये छिछला है, बहुत ज़्यादा गहरा नहीं है। इसके चलते क्या हो गया, और पानी की आपूर्ति भी इसमें बहुत ज़्यादा नहीं है। आपको पता होगा कि पूरे मध्य एशिया में बारिश नहीं होती है। बारिश होती भी है तो जैसे ऊंट के मुंह में जीरा होता है, बस उतनी ही बारिश होती है। मध्य एशिया एक रेगिस्तानी क्षेत्र है। यहाँ के पड़ने वाले रेगिस्तानों के बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन पूरा जो मध्य एशिया है, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, है ना, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, ये सभी मध्य एशिया के जो देश हैं ये सूखा क्षेत्र है। यहाँ पे खेती होती बहुत ज़्यादा नहीं होती है, बारिश बहुत कम होती है। स्वाभाविक रूप सी बात है कि जहाँ बारिश नहीं होगी वहाँ कोई भी झील धीरे धीरे सिमट जाएगा। यहाँ झील फिर कैसे बना, मैं उत्तर पहले ही बता चुका हूँ कि पहले ही समुद्री क्षेत्र था, इसलिए यहाँ पानी है। बाद में महाद्वीपों के प्रवाह के चलते सारे क्षेत्र बंद हो गए, तो कैस्पियन सागर बन गया और अरल सागर बन गया। तो एक तो इसमें पानी की आपूर्ति बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि बारिश नहीं होती है। दूसरे, ये लगातार सिमटता जा रहा है, लगातार सिमटता जा रहा है, यानी इसका अस्तित्व इसमें खतरे में है। पानी बहुत कम बचा है इसमें। 1960 से पहले अरल सागर का विस्तार काफ़ी ज़्यादा था। 1960 के वर्ष से पहले अरल सागर एक विस्तृत झील हुआ करती थी, लेकिन 1960 के बाद सोवियत संघ, 1991 के पहले रूस को सोवियत संघ कहते थे, क्योंकि रूस काफ़ी बड़ा हुआ करता था और ज़्यादा बड़ा हुआ करता था, कई देशों का संघ था। तो 1960 के पहले काफ़ी बड़ा था अरल सागर, लेकिन 1960 के बाद सोवियत संघ ने अपने यहाँ कुछ सिंचाई परियोजनाएं शुरू की। तो चूंकि सिंचाई परियोजनाओं के लिए पानी की आवश्यकता होती है, इसलिए सोवियत संघ ने सिंचाई परियोजनाओं के लिए जो नदियाँ अरल सागर की तरफ जाती थी उनकी दिशा मोड़ दी, किधर? अपने खेतों की तरफ। नदियों की दिशा अपने खेतों की तरफ मोड़ लिया, उन पर बांध बना लिया, वहाँ से नहरें निकालकर खेतों की तरफ ले गया। परिणामस्वरूप अरल सागर में पानी की आपूर्ति की कमी हो गई और 1960 के बाद ये लगातार सिकुड़ता चला गया और वर्तमान में स्थिति ये है कि ये केवल 10% रह गया है। यानी 1960 में इसका आकार जितना था उसकी तुलना में अरल सागर सिमटकर अब केवल 10% रह गया है। अब एक छिछला दलदल से ज़्यादा ही कुछ नहीं है। कैस्पियन सागर, अरल सागर के बाद हम लाल सागर को देखते हैं। आप सामने जो भूमिखंड ये बड़ा सा देख रहे हैं, ये अरब प्रायद्वीप है। क्यों नहीं इसको हम पहले एशिया के मानचित्र में देख लें कि है कहाँ। पश्चिमी एशिया का जो दक्षिणी भाग है इसे हम अरब प्रायद्वीप कहते हैं। प्रायद्वीप का मतलब होता है तीन तरफ से जल से घिरा हुआ भाग। तीन तरफ से, जैसे भारत तीन तरफ से जल से घिरा हुआ है, इसलिए इसे हम दक्षिणी भारत को हम क्या कहते हैं? प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं। वो भारत का प्रायद्वीप है, यानी इंग्लिश में पेनिनसुला। उसी तरह से ये अरेबियन पेनिनसुला है, ये भी तीन तरफ से जल से घिरा हुआ है। अरब प्रायद्वीप के पश्चिम में लाल सागर, पूरब में फारस की खाड़ी, गल्फ ऑफ पर्सिया ईरान के तट पर है। तो पूरब में फारस की खाड़ी, पश्चिम में लाल सागर और दक्षिण में क्या है इसके? दक्षिण में अरब सागर है। क्लियर? तो लाल सागर पश्चिम में, पूरब में फारस की खाड़ी और दक्षिण में अरब सागर। इसके अलावा दो और छोटे छोटे सागर भी हैं, वास्तव में वो अरब सागर का ही सकरे भाग हैं। कोई भी समुद्र जब स्थल खंड के पास पहुंचता है और तीन तरफ से स्थल खंड से घिर जाता है, दो बातें हैं। अगर भूमि का कोई खंड तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है तो उसे प्रायद्वीप कहते हैं।
अगर जल का कोई हिस्सा तीन तरफ से भूमि से घिरा हुआ है तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम खाड़ी कहते हैं। ठीक है, तो बड़ा होता है, खाड़ी बड़ी होती है तो बे कहते हैं, और खाड़ी छोटी होती है तो गल्फ कहते हैं। जैसे बे ऑफ बंगाल, सामान्यतः ऐसा बोलते हैं। बे ऑफ बंगाल क्या है? बंगाल की खाड़ी बड़ी है। उसी तरह से गल्फ ऑफ मन्नार, गल्फ ऑफ खंभात, खंभात और मन्नार क्या है? सकरी खाड़ियां हैं, छोटी खाड़ियां, इसलिए उसे हम गल्फ कहते हैं, है ना। तो दुनिया में बे बहुत कम है क्योंकि वो बड़े होते हैं, बड़ी चीजें कम होती हैं। गल्फ ज्यादा है क्योंकि जितने टेढ़े मेढ़े तट हैं, कोई भी बड़ा समुद्र जब तट के पास जाता है तो चारों तरफ से भूमि से घिर जाता है। जैसे देखिए, यहाँ पे भूमि से घिर गया, यहाँ पे भूमि से घिर गया, है ना, यहाँ पे भूमि से घिर गया। समुद्र का वो हिस्सा जो चारों तरफ भूमि से घिर जाता है, ये देख रहे हैं, ये सारा समुद्र का वो हिस्सा जो चारों तरफ से भूमि से घिर जाता है, वहां पे या तो बे होगा या तो गल्फ होगा, है ना। तो लाल सागर, फारस की खाड़ी के अलावा भी यहाँ दूसरे छोटे छोटे गल्फ पाए जाते हैं, जैसे गल्फ ऑफ यमन, गल्फ ऑफ अदन और गल्फ ऑफ ओमान। आपने पढ़ा होगा, यमन के बगल में गल्फ ऑफ अदन है और ओमान के बगल में गल्फ ऑफ ओमान है। इन छोटी छोटी खाड़ियों के बारे में हम अलग अलग टॉपिक डाल के भी चर्चा करेंगे। आप ऐसा मत सोचिए कि हम तो बड़ी जल्दी से निपटा दिए, ऐसा कुछ नहीं है, आराम से पढ़ेंगे। तो हमने परिचय भी दिया कि अरब प्रायद्वीप के पश्चिम में लाल सागर। आइए पहले लाल सागर, यानी अरब प्रायद्वीप दो सागरों से, चारों तरफ से सागरों से घिरा हुआ, इसलिए हम प्रायद्वीप कहते हैं। अब लाल सागर को देखते हैं, इंटरेस्टिंग है। हेडिंग डाल दीजिए, लाल सागर। लाल सागर के पूरब में यहां पे जी का मतलब आप समझ लीजिएगा, गल्फ लिखा है ना, गल्फ ऑफ अडन। यहां पे लाल सागर के पूरब में गल्फ ऑफ अडन है। तो लाल सागर जो है, यहां पे आप सकरा जल क्षेत्र देख रहे हैं, ये तो लाल सागर है, खुला हुआ है थोड़ा। गल्फ ऑफ अडन भी थोड़ा खुला हुआ है, बीच में एकदम बंद क्षेत्र है, यानी बहुत ही सकरा समुद्री क्षेत्र है। ऐसे ही सक्रिय समुद्री क्षेत्र को, जो कि दो बड़े समुद्रों को जोड़ता है, ऐसे सक्रिय समुद्री क्षेत्र को हम जलडमरू मध्य कहते हैं, या हिंदी में जल संधि भी कहते हैं। तो लाल सागर बाब अल मंडेब, बाब अल मंडेब जल संधि, लाल सागर बाब अल मंडेब जल संधि द्वारा अदन की खाड़ी से जुड़ा हुआ है। इसका विस्तार उत्तर दक्षिण में है। लाल सागर का नाम लाल क्यों पड़ा? क्या इसका पानी लाल है? नहीं, इसका पानी कोई लाल नहीं है, पानी लाल नहीं है। इसका नाम लाल सागर संभवतः इसलिए रखा गया, वो भी कोई निश्चित प्रमाण नहीं है, संभवतः कहा जाता है कि इसलिए रखा गया होगा क्योंकि लाल सागर की नीचे तली में बहुत सारी प्रवाल भित्तियां पाई जाती हैं, और इन प्रवाल भित्तियों में लाल रंग की मूंगा चट्टानें हैं। लाल सागर के नितल पर, लाल सागर की तली पे बहुत सारी प्रवाल भित्तियां पाई जाती हैं, और इन प्रवाल भित्तियों में लाल कलर की लाइट रेड कलर की मूंगा चट्टान है, जिसके चलते जब हम सतह के ऊपर से तली की तरफ देखते हैं, सतह के ऊपर से, जल की सतह के ऊपर से तली की तरफ जब देखते हैं, तो कभी कभी इसका पानी लाल रंग का नजर आता है, इसलिए इसका नाम लाल सागर कर दिया गया। लाल सागर के उत्तर में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उत्तर में एक भारतीय प्रायद्वीप की तरह त्रिभुज वाला एरिया दिख रहा है, इसे हम मिस्र का सिनाई प्रायद्वीप कहते हैं। ये पूरा जो हिस्सा है पश्चिम में लाल सागर के, ये अफ्रीका महाद्वीप है। अफ्रीका महाद्वीप पर यहाँ पे सूडान बसा हुआ है और यहाँ पे इजिप्ट बसा हुआ है। इजिप्ट को ही मिस्र कहते हैं। मिस्र का ही एक हिस्सा लाल सागर में त्रिभुज की तरह ऐसे निकला हुआ है, ठीक जैसे भारत का प्रायद्वीपीय वाला हिस्सा दिखता है ना, वैसा ही निकला हुआ है। इसके पश्चिम में सुएज की खाड़ी है और इसके पूर्व में जो नीला वाला हिस्सा दिख रहा है वो अकाबा की खाड़ी है। जैसे हमने ये बना दिया आपका सिनाई प्रायद्वीप, सिनाई प्रायद्वीप। मान लेते हैं ये जल भरा हुआ है,
ये पानी भरा हुआ है, समुद्र है, और ये क्या है, लाल सागर है। तो लाल सागर का जो उत्तरी हिस्से में आप देखेंगे तो आपको एक प्रायद्वीपीय हिस्सा दिखाई देता है, जिसके पश्चिम में भी एक खाड़ी है और पूरब में भी एक खाड़ी है। ये वास्तव में मिस्र का सिनाई प्रायद्वीप है। मिस्र के सिनाई प्रायद्वीप के पश्चिम में ये क्या है, सुएज की खाड़ी, ये है सुएज की खाड़ी, और ये है अकाबा की खाड़ी, अकाबा। वास्तव में सुएज की खाड़ी और अकाबा की खाड़ी कोई अलग अलग समुद्र नहीं है, वास्तव में ये लाल सागर का ही छोटा छोटा हिस्सा है, संकरा हिस्सा है, जो कि तीन तरफ से जमीन से घिरा हुआ है, इसलिए इसे हम, यहाँ भी तीन तरफ से घिरा हुआ है, सुएज की खाड़ी भी तीन तरफ से घिरी हुई है, और अकाबा की खाड़ी भी तीन तरफ से भूमि से घिरी हुई है, इसलिए इसे हम खाड़ियों की संज्ञा देते हैं। तो गल्फ ऑफ सुएज और गल्फ ऑफ अकाबा, दोनों गल्फ के बीच में सिनाई प्रायद्वीप है, जो कि मिस्र का हिस्सा है। और सिनाई प्रायद्वीप के उत्तर में जो जलीय क्षेत्र है, सिनाई प्रायद्वीप के उत्तर में जो जलीय क्षेत्र आपको दिखाई दे रहा है, वो कुछ और नहीं, भूमध्य सागर है। अगर आप एशिया के बड़े मैप में देखें तो आपको साफ साफ यहाँ पे भूमध्य सागर दिखाई देगा। ये है लाल सागर, लाल सागर के उत्तर में सिनाई प्रायद्वीप, और उसके उत्तर में अगर आप देखें तो ये पूरा का पूरा हिस्सा जो है भूमध्य सागर का है। ये जलीय क्षेत्र भूमध्य सागर के अंतर्गत पड़ता है। तो शुरू में लाल सागर बिल्कुल बंद था और उसके उत्तर में भूमध्य सागर था। लाल सागर और भूमध्य सागर के बीच में ये जो जलीय क्षेत्र है इतना है ना, बाद में इसको काटकर यहाँ नहर का विस्तार किया गया। नहर का विस्तार, उसका नाम रखा गया सुएज नहर। तो इससे सुविधा ये हुई कि लाल सागर के द्वारा जाने वाले जहाज सुएज नहर से होते हुए, भूमध्य सागर से होते हुए सीधे इटली और स्पेन पहुंच जाते थे, है ना। उनको अफ्रीका पूरा पार नहीं करना पड़ता था। तो सुएज नहर से जो भी नहरें लाल सागर से, जो भी जहाजें लाल सागर से जाती थी, वे सुएज नहर को पार करके भूमध्य सागर में चली जाती थी। इस नहर को हमने सुएज नहर नाम दिया। आप बताइए कि सुएज नहर का निर्माण कब हुआ। तो सुएज नहर पर दो बंदरगाह स्थित हैं। एक तो भूमध्य सागर के तट पर, ये जो नहर यहाँ पे बनाई गई, तो भूमध्य सागर के तट पर एक बंदरगाह है और एक बंदरगाह लाल सागर के तट पर है। ये दोनों बंदरगाह मिस्र में है, क्योंकि सुएज नहर का जो विकास है वो मिस्र की भूमि को काटकर किया गया। ठीक है, तो मिस्र की सरकार ने बाद में सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण कर दिया, और जो भी विभिन्न देशों की जहाजें लाल सागर से होते हुए भूमध्य सागर में जाती हैं, मिस्र उन पर टैक्स लगाता है। मिस्र की आय का सबसे बड़ा स्रोत सुएज नहर से गुजरने वाले जहाजों पर लगाया जाने वाला कर है। उसी से सबसे ज़्यादा आय प्राप्त करता है मिस्र, क्योंकि बहुत से देशों की जहाजें भूमध्य सागर में जाने के लिए सुएज नहर का सहारा लेती हैं। ये पूरा का पूरा जो पूरब में एशिया है, अरब प्रायद्वीप के पूरब में भारत, भारत के पूरब में दक्षिण पूर्वी एशिया, चीन, इनके सभी के जहाज अगर यूरोप जाने हैं तो लाल सागर होते हुए उसके बाद सुएज की खाड़ी में जाएंगे, उसके बाद सुएज नहर में जाएंगे, और उसके बाद भूमध्य सागर के देशों तक पहुंच जाते हैं, जो कि यूरोपीय देश हैं। तो मिस्र की सरकार ने यहाँ पर दो बंदरगाहों का विकास किया है। भूमध्य सागर के तट पर जिस बंदरगाह का विकास किया उसका नाम है पोर्ट सईद। पोर्ट सईद, ये भूमध्य सागर के तट पर है। और दूसरा पोर्ट सुएज, ये लाल सागर के तट पर है। एक्चुअल में सुएज की खाड़ी हो या सुएज की खाड़ी हो या फिर अकाबा की खाड़ी, सुएज की खाड़ी, अकाबा की खाड़ी लाल सागर का ही एक हिस्सा है, इसलिए हम सुएज बंदरगाह को लाल सागर के तट पर ही स्थित मानेंगे। क्लियर। लाल सागर के तट पर कुछ बंदरगाह बसे हुए हैं, कुछ प्रमुख नगर बसे हुए हैं। लाल सागर के तट पर कुछ प्रमुख नगर बसे हुए हैं। जैसे यहाँ पे लाल सागर के तट पर पहला शहर कौन सा है? पोर्ट सुएज। पोर्ट सुएज किस देश में है? मिस्र में। दूसरा प्रमुख शहर कौन सा है? सूडान में पोर्ट सुडान, यहां पे दिखाई दे रहा है आपको।
यानी सूडान का भी एक बंदरगाह इसके तट पर है। और तीसरा है अदन, नहीं जेद्दा। जेद्दा कहाँ पे है? सऊदी अरब। जेद्दा सऊदी अरब है, यहाँ पे जेद्दा, ये दिखाई दे रहा है जेद्दा, क्लियर। जेद्दा के पूर्व में आपको मक्का दिखाई दे रहा होगा, और मक्का के उत्तर में यहाँ पे मक्का और यहाँ पे मदीना दिखाई दे रहा होगा। दुनिया भर से जो भी हज यात्री मक्का मदीना हज करने जाते हैं वो सीधे मक्का या मदीना नहीं पहुँच जाते हैं, क्योंकि जो एयरपोर्ट है वो जेद्दा में है। अगर आप कभी हज करने जाएंगे तो आपको पहले आपकी फ़्लाइट जो है वो जेद्दा के लिए होगी। जेद्दा में आप लैंड करेंगे, उसके बाद जेद्दा से आप किसी दूसरी सवारी से होके मदीना या मक्का कहीं भी पहुंच सकते हैं। तो जेद्दा मक्का मदीना के बगल में प्रमुख एयरपोर्ट है जो कि लाल सागर तट पे है। तो लाल सागर तट पे 3 प्रमुख बंदरगाह और शहर दिखाई दे रहे हैं, पोर्ट सुएज, पोर्ट सूडान और जेद्दा। क्लियर। अब अगला टॉपिक है अदन की खाड़ी। अदन की खाड़ी बाब अल मंडेब जलसंधि द्वारा लाल सागर से, यह अदन की खाड़ी, ये अदन है और ये गल्फ ऑफ अदन लिखा हुआ है, ये देखिए गल्फ ऑफ अदन, ये बाब अल मंडेब यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अदन की खाड़ी बाब अल मंडेब जलसंधि द्वारा लाल सागर से जुड़ा हुआ है। अदन की खाड़ी के मुहाने पर एक द्वीप है सोकोत्रा। अदन की खाड़ी के मुहाने पर एक द्वीप सोकोत्रा है। सोकोत्रा द्वीप पर यमन का अधिकार है। जो सोकोत्रा द्वीप है इस पर यमन का अधिकार है। यमन का प्रमुख शहर अदन, यमन का प्रमुख शहर है अदन, वो अदन की खाड़ी के तट पर है। अदन की खाड़ी के तट पर यमन का प्रमुख शहर अदन है, और अदन के नाम पर ही इस खाड़ी का नाम क्या रखा गया है? गल्फ ऑफ अदन। नेक्स्ट अगला टॉपिक है फारस की खाड़ी। फारस की खाड़ी ये है, यहां से शुरू होता है, ये केवल इतना हिस्सा फारस की खाड़ी, इतना ही, ये फारस की खाड़ी। फारस की खाड़ी दुनिया में सबसे ज़्यादा तेल संपन्न क्षेत्र है, अगर क्षेत्रफल के लिहाज से देखा जाए तो। इसके तट पर जितने भी देश बसे हुए हैं सब तेल संपन्न हैं। जैसे फारस की खाड़ी के तट पर कौन कौन से देश बसे हुए हैं अगर आप ध्यान से देखें तो संयुक्त अरब अमीरात, यूएई, संयुक्त अरब अमीरात, उसके पश्चिम में, अच्छा यहाँ पे ओमान लिखा हुआ है। ओमान फारस की खाड़ी के तट पर नहीं है, बल्कि ओमान की खाड़ी के तट पर है, क्योंकि फारस की खाड़ी यहीं तक है। तो ये जो ओमान है आप देखिए, इसके पूर्व में यहाँ से शुरू होता है, ओमान यहाँ से स्टार्ट होता है, ये है ओमान। तो ओमान फारस की खाड़ी के तट पर नहीं है। यहाँ से जुड़े हुए सवाल खूब पूछे जाते हैं, छोटे छोटे, जो कि आपने ध्यान नहीं दिए होंगे, अचानक से उठा लिया जाएगा। तो मैं चाहता हूँ कि इन छोटे छोटे टॉपिक पर थोड़ा सा वर्क कर लेते हैं। तो फारस की खाड़ी के तट पर बसे हुए जो देश हैं वह है संयुक्त अरब अमीरात, उसके पश्चिम में कतर, और उसके पश्चिम में बहरीन आपको दिखाई दे रहा है, ये है कतर और ये है बहरीन। उसके पश्चिम में ये पूरा क्या है? सऊदी अरब, पिंक कलर का सऊदी अरब। उसके पश्चिम में कुवैत है ना, कुवैत के उत्तर में इराक, और इराक के पूर्व में यहाँ पे ईरान। यानी फारस की खाड़ी के तट पर संभवतः 7 देश बसे हुए हैं। पहला यूएई, दूसरा कतर, तीसरा बहरीन, चौथा सऊदी अरब, पांचवा कुवैत, छठवां इराक, और सातवां ईरान। ये 7 देश बसे हुए हैं।
फारसी खाड़ी के तट पर जो भी देश हैं, इनमें से एकमात्र देश द्वीपीय स्थिति में है, वो है बहरीन। बहरीन मुख्य भूमि में नहीं है। बाकी सभी जो देश हैं वो ये सभी अरब देश कहलाते हैं। ये सभी अरब देश मुख्य भूमि में है, लेकिन बहरीन मुख्य भूमि में नहीं है, बल्कि ये अरब फारसी खाड़ी में स्थित एक द्वीपीय देश है। इन सभी देशों की राजधानियां आप बता सकते हैं। यूएई, कतर, बहरीन, संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत, इराक और ईरान, इनकी राजधानियां बताइए। इसके अलावा बहुत, चूंकि हमने बताया कि पूरा का पूरा जो पश्चिमी एशिया है और अरब क्षेत्र है वो तेल संपन्न है। भारत के पश्चिम में पाकिस्तान, पाकिस्तान के पश्चिम में अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के पश्चिम में ईरान, और यही है फारस की खाड़ी। ये फारस की खाड़ी, और फारस की खाड़ी के आसपास जितने भी देश हैं ईरान को समेटते हुए, ये पूरे के पूरे तेल से लबालब भरे हैं। ठीक है, चाहे सऊदी अरब हो, चाहे कुवैत हो, चाहे संयुक्त अरब अमीरात हो, यमन हो, ओमान हो, ईरान हो, ये सभी, यहाँ के कुओं में पानी नहीं पाया जाता है। यहाँ कहीं भी कुआं खोदेंगे यहाँ तेल पाया जाता है। ये तेल बेचते हैं और पानी खरीदते हैं। इसी से आप समझ सकते हैं कि ये बहुत धनी है। इनके धनी होने के कारण कोई उद्योग नहीं है। ये पूरा, इस पूरे क्षेत्र में क्या क्या है, पश्चिमी एशिया और अरब प्रायद्वीप, इसे हम अरब कहते हैं। अरब जगत मतलब सऊदी अरब से लेकर ओमान तक, और ये पूरा पश्चिमी एशिया। इस पूरे क्षेत्र को हम मध्य पूर्व भी कहते हैं। मध्य पूर्व के अंतर्गत लाल सागर के पश्चिम में अफ्रीका के जो देश हैं, लाल सागर के ठीक पश्चिम में अफ्रीका के जो देश हैं वो भी तेल संपन्न है, जैसे मिस्र, सूडान, ये सभी तेल से भरे हुए हैं। तो ये पूरा क्षेत्र मध्य पूर्व कहलाता है। मध्य पूर्व मतलब कई कॉन्सेप्ट है। मध्य पूर्व एक तो इस्लामी बहुल जनसंख्या का क्षेत्र है। ये पूरा का पूरा मध्य पूर्व इस्लामी बहुल जनसंख्या का क्षेत्र है। इसके अंतर्गत ज्यादातर एरिया पश्चिमी एशिया, अरब प्रायद्वीप और अफ्रीका का पूर्वी भाग और मध्य पूर्व के अंतर्गत आता है। ये इस्लामिक स्टेट है ज़्यादातर, ये तेल संपन्न है ना, और इनकी समृद्धि के कारण कोई बहुत बड़ा उद्योग विकसित होना या खेती किसानी नहीं है, बल्कि इनकी समृद्धि के कारण जमीन में दबा हुआ तेल है। यहाँ पे आप कहीं भी कुआं खोदेंगे तो पानी नहीं निकलेगा। पानी के लिए तो उनको बहुत प्रयास करना पड़ता है, अगर प्रयास न करें तो प्यासे ही मर जाएं। तो वो तेल बेचते हैं और पानी खरीदते हैं। और भी बातें हम इसके बारे में बताएंगे आपको फ्यूचर में। हाँ, तो हमने आपको दिखाया कि ये पूरा का पूरा अरब का क्षेत्र है, मध्य पूर्व का क्षेत्र है। मध्य पूर्व जो है तेल से लबालब भरा हुआ है। तो स्वाभाविक सी बात है कि इनके पास तेल है तो ये दुनिया भर को बेचेंगे। तो जितना तेल है इसको बेचने के लिए इन्होंने फारस की खाड़ी के तट पर अपने अपने बंदरगाह बना लिए हैं, है ना। सॉरी, फारस की खाड़ी के तट ये है। तो ये फारस की खाड़ी के तट पर ईरान ने भी अपना बंदरगाह बना लिया, इराक ने भी, सऊदी अरब ने भी, संयुक्त अरब अमीरात ने भी, कतर ने भी, बहरीन ने भी, है ना। तो इन सभी ने अपने अपने बंदरगाह बना लिए हैं, जो कि धीरे धीरे एक बड़े शहर का रूप ले लिए, है ना। जैसे मुंबई एक बंदरगाह भी है और धीरे धीरे बड़ा शहर भी बन गया। जहाँ से आयात निर्यात की सुविधा ज़्यादा मिलती है, धीरे धीरे एक बड़ा शहर बन जाता है। इसलिए सबसे बड़े शहर हमेशा समुद्र तट पर होते हैं। तो इन देशों के जो बड़े शहर हैं, जो इंटरनेशनल सिटी माने जाते हैं, ग्लोबल सिटीज़, वो सभी फारस खाड़ी के तट पर स्थित हैं। तो फारस की खाड़ी के तट पर स्थित प्रमुख शहर कौन कौन से हैं, क्योंकि तेल का आयात निर्यात करते हैं बहुत ज़्यादा। फारस की खाड़ी के तट पर स्थित प्रमुख शहर, पहला यूएई के प्रमुख शहर कौन कौन से हैं, दुबई, ये सभी हम बता रहे हैं वो शहर जो फारस की खाड़ी के तट पर है। तो पहला हम यूएई, संयुक्त अरब अमीरात, ये है दुबई, अबू धाबी और शारजाह। कतर में, कतर का कौन सा शहर तट पर है, दोहा, तीसरा। बहरीन का कौन सा तट है, अरे बहरीन कौन सा शहर तट पे है, मनामा, चौथा। सऊदी अरब का कोई खास शहर यहाँ पे नहीं है। चौथा कुवैत, कुवैत सिटी, फारस की खाड़ी के तट पर है कुवैत सिटी। पांचवा इराक, इराक का कौन सा शहर है,
बसरा। छठवां ईरान। ईरान का कौन सा शहर है? बुशेर। तो ये सभी शहर फारस की खाड़ी के तट पर है। यहाँ पे कुवैत कहाँ पे है? कुवैत बिल्कुल कॉर्नर में है, जो फारस की खाड़ी का बिल्कुल पश्चिमी कोना है। हरे कलर का आपको दिखाई दे रहा है, ये जो हरे कलर का कोना है ये पूरा कुवैत है ना। और उसके उत्तर में ये इराक है, इराक यहाँ तक चला है ये देखिए, और ये ईरान है। क्लियर? चूँकि अच्छा खासा हिस्सा मैंने कवर किया, लेकिन अभी एशिया की सकरी खाड़ियाँ, छिछले समुद्र और चैनल अभी कंप्लीट नहीं हुए हैं। अभी तो हमने पश्चिमी एशिया में ही आपको केंद्रित किया। अगले वीडियो में आज हम इतना ही करते हैं। अगले वीडियो में हम आपको कहाँ से कहाँ तक दिखाएंगे। अगले वीडियो में हम आपको खंभात की खाड़ी से लेकर मन्नार की खाड़ी होते हुए, अंडमान होते हुए, दक्षिण पूर्वी एशिया के जावा, दक्षिण चाइना सी, येलो सी होते हुए, रूस के पूर्व में अनादिर की खाड़ी तक, खंभात से लेकर अनादिर की खाड़ी तक हम आपको सकरी खाड़ियों चैनल्स दिखाएंगे। ये बहुत दिलचस्प हिस्सा है, जैसे ये दिलचस्प था वैसे इसको ही पढ़ने में ज़्यादा मजा आएगा। आपको मैं एक बात कहना चाहूँगा कि बहुत से लोग कहते हैं कि सर आपका मुझे नोटिफिकेशन नहीं मिलता है, तो अच्छा नहीं लगता कि पढ़ाओ भी, और खासकर जो सच्चे स्टूडेंट हैं उनको नोटिफिकेशन नहीं मिले तो थोड़ा अजीब लगता है। तो नोटिफिकेशन पाने के लिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप पहले तो सब्सक्राइब किए हुए हैं या नहीं। बहुत से लोग सब्सक्राइब करके बेल रिंग नहीं दबाते हैं। अगर आप बेल रिंग दबा देंगे तो निश्चित रूप से आपको ज़्यादा सुविधा होगी, आप ज़्यादा वीडियो की नोटिफिकेशन पाएंगे। बेल रिंग दबा कर देखिए, फटाक से नोटिफिकेशन जाएगा। दूसरे, अगर आप चाहते हैं कि हम आपको स्वयं अपना वीडियोस भेजें तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लेंगे, आप खुद टेलीग्राम ऐप खोलेंगे, डेली का वीडियो आपके सामने रहेगा। तो हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे दिया हुआ है, आप उसे वहाँ जाके ज्वाइन कर सकते हैं। नोट्स बनाना अब स्टार्ट कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।